कैसे आप सब लोग। आप सभी लोगों का हमारे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले एनईपीएस 6 एडिशन की स्कोरिंग के बारे में कि एक्चुअली जो एनईपीएस 6 एडिशन है उसकी स्कोरिंग सिस्टम क्या है। यदि मैं बात करूं, यदि आपने पहले एनईपीएस में वर्क किया होगा तो जो आपका एनईपीएस 4th एडिशन था उसमें जो स्कोरिंग थी वो आपकी 0, 5 और 10 थी। ठीक है, उसके बाद आपका एनईपीएस 5th एडिशन आया, उसमें आपकी जो स्कोरिंग थी वो 1, 2, 3, 4, 5 थी। जो आपका एनईपीएस 6 एडिशन है उसकी बस स्कोरिंग ये 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब ये जो आपके पैरामीटर है 1, 2, 3, 4, 5, इनका मीनिंग क्या है, आपको कौन सी स्कोरिंग मिलनी चाहिए जिससे कि आपका ऑर्गेनाइज एक्रीडेट हो जाए। ठीक है, तो उसी के बारे में हम आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सभी चीजें बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा पहला आता है जिसमें स्कोरिंग होगी वो पहले समझ लो। पहले आपकी स्कोरिंग होगी इसमें 1 to लेके 5 तक, और जो इसमें परसेंटेज होगी वो 0 से लेके 100% तक होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा नॉन कंप्लायंस। यदि नॉन कंप्लायंस का मतलब क्या है, यदि आपके यहाँ पे कोई भी ऑडिट के लिए आता है, जैसे इंस्पेक्शन होती है आपके एनईपीएस की, यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, ना कोई आपने इम्प्लीमेंट किया है, तो वो आपका जो पैरामीटर्स हैं यानी जो भी स्कोरिंग सिस्टम है वो 20% से कम है तो आपको 1 रेटिंग मिलेगी, यानी जो स्कोर होगा आपका वो 1 होगा। ठीक है, अब सेकंड आता है आपका पुर कंप्लायंस। पुर कंप्लायंस का मतलब क्या है कि यदि आपकी स्कोरिंग जो है वो आपकी 21 से लेके 40 के बीच में है, 21 से लेके 40 के बीच में है, इसे बोलते हैं मिनिमल। तो यहाँ पे क्या होता है, तो आपको कितनी स्कोरिंग मिलेगी, दूसरी। इसमें क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सपोज को पॉलिसी तो अवेलेबल है लेकिन आपने डिपार्टमेंट में इंप्लीमेंट नहीं की हुई है, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड में। अब आता है थर्ड में आता है आपका, इसे बोलते हैं पार्शियल कंप्लायंस। पार्शियल कंप्लायंस का मतलब क्या होता है कि यदि आपकी जो स्कोरिंग है वो 41 से लेके 60 के बीच में है तो आपको पार्शियल कंप्लायंस का स्कोरिंग मिलेगी कितनी, 3। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें मोस्टली आपके जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो डिपार्टमेंट में मिल जाते हैं और उनका इम्प्लीमेंट मिलता है। सपोज करो कि आपके पास में 10 डॉक्यूमेंट आपके इम्प्लीमेंट होने से, लेकिन उन्हें मिले कितने, 5 या 4। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे 4 पे। 4 है हमारा गुड कंप्लायंस। गुड कंप्लायंस का मतलब ये है यदि आपका स्कोरिंग 61 से लेके 80 के बीच में है तो आपका गुड कंप्लायंस में आएगा। 4 में काउंट आएगा। आपको मैंने बताया था, जब मैंने आपको ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया था तो उस टाइम भी मैंने आपको बोला था कि जो भी आपका स्कोरिंग सिस्टम होगा वो 4 से कम नहीं होना चाहिए। यदि आपका 4 से कम होगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन एक्रेडिट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो हॉस्पिटल है वो 61 से अबव होना चाहिए, 61% से ऊपर होना चाहिए, इससे नीचे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका नंबर 5। इसका मतलब है फुल कंप्लायंस, यानी अगर आपका जो स्कोरिंग है, जो परसेंटेज है वो 81 से लेके 100 के बीच में है तो आपको फुल कंप्लायंस यानी 5 स्कोरिंग मिलेगी। अब इसमें होता क्या है कि भाई सपोज करो, मैं बताता हूँ, आपने एक पॉलिसी बनाई, ये बनाई आपने एडमिशन की। एडमिशन किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है। ठीक, अब पॉलिसी बनाने के बाद में आपने क्या किया, उसको इम्प्लीमेंट किया अपने डिपार्टमेंट में दी। इस पॉलिसी के हिसाब से क्या होगा, कोई भी पेशेंट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, आईपीडी में आता है, ओपीडी में आता है, इमरजेंसी में आता है, उसका एडमिशन होगा। उसके एडमिशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, आपको फॉर्म कौन से यूज करना है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया होगा। थर्ड, आपको इस पॉलिसीज के ऊपर ट्रेनिंग भी दी गई होगी, पर्टिकुलर आपको ट्रेनिंग दी गई होगी कि भाई अगर आपके डिपार्टमेंट में कोई भी पेशेंट्स एडमिशंस के लिए आता है, डॉक्टर को दिखाने के लिए आता है, ओपीडी में इमरजेंसी में आईपीडी में आए, तो आपकी प्रोसेस क्या है, यानी ये सब चीजें उसे डिपार्टमेंट के अंदर मिल गई, तभी ये आपको फुल कंप्लायंस में आएगा। और यदि सपोज करो अभी पॉलिसी तो अवेलेबल है, ना तो आपने इसको इम्प्लीमेंट किया, ना आपने इसको कोई फॉर्म क्रिएट किया, ना अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी, तो इसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं है ना।
तो वो आपको इस पुर कंप्लायंस में डाल देगा। भाई पॉलिसी आपके पास अवेलेबल है लेकिन इम्प्लीमेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये स्कोरिंग आपकी यूज होती है एनी बेस्ड एक्रेडिटेशंस में। आपका एंट्री लेवल हो या फिर फुल एक्रेडिटेशन हो, आपको इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आपको कम से कम 4 to 5 के बीच में ही रखना है। यदि आपको 4 to 5 से नीचे जाता है तो आपका हॉस्पिटल एक्रेडिटेट नहीं हो पाएगा, उसे एक्रेडिटेशन में नहीं मिलेगा, यानी एनएबीए सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव एलिमेंट पे आपको किस तरह से वर्क करना है जिससे कि जो आपकी कंप्लायंस है वो 100% रहे। मैंने आपको बताया था कि आपको कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है ना, उसके ऊपर तो वर्क करना ही करना है। उसके बाद में आपकी जो प्री असेसमेंट होती है, फाइनल असेसमेंट होती है, सर्विलेंस असेसमेंट होती है और फिर री असेसमेंट होती है। इन चारों में जो आपका स्कोरिंग सिस्टम होता है वो सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, जब आपका सर्विलेंस होगा तो कमिटमेंट उसमें बढ़ जाते हैं। तो इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यदि आपने अभी अपना कैरियर स्टार्ट किया हॉस्पिटल के अंदर, आपको ये जरूर जान लेना कि अन्य बीच में जो स्कोरिंग सिस्टम है वो 1 से लेके 5 तक है। जो हमारी स्कोरिंग है वो हमारी 4 to 5 होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। आपको अगर ये पता नहीं है कि भाई मेरी स्कोरिंग कम है ज़्यादा है, तो एक एनईबीएच की टूल किट आती है जिसे सेल्फ असेसमेंट किट भी बोलते हैं। आप उससे क्या करोगे, उसके थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को असेसमेंट करो कि भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंप्लीमेंट हैं और किस डॉक्यूमेंट के ऊपर पर्टिकुलर डिपार्टमेंटों में ट्रेनिंग मिली है या नहीं मिली है। जब आप उनको ऑब्जर्व करोगे सेल्फ असेसमेंट टूल किट से, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि मेरी स्कोरिंग क्या है और मुझे अपने हॉस्पिटल को एक्रेडिट कराने के लिए कौन कौन सी गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये आता है आपका स्कोरिंग सिस्टम में। तो अभी आपका मोस्टली मैंने बता दिया 80% तो कम से कम आपको होना चाहिए, ठीक है। 80 to 70 होना चाहिए, 60 तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। 60% से अबव होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर आपकी 4 से नीचे है तो आपका एक्रेडिटेट नहीं हो पाएगा, इससे ऊपर ही आपको लेके जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जो एनएबीएच होता है उसके बेनिफिट क्या होते हैं, पेशेंट के लिए बेनिफिट क्या है, स्टाफ के लिए बेनिफिट्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट क्या है, उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करने वाले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।